अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब एक मरतबा फिर ना सिर्फ डट गए हैं बल्कि इस्लामाबाद के 3 हलकों के केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपना मौकफ ये कहकर बयान कर दिया है कि अगर ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डोमेन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है, तो फिर इन ट्रिब्यूनल्स को तब्दील करने के हवाले से फैसला सादर करना भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ही दायरा इख्तियार में आता है। इलेक्शन और इलेक्शन से मुतल्लिका तमाम अमूर ईसीपी की अथॉरिटी है और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। आईनी इदारे की हदूद में मुदाखलत आइन को मुतासर करने के मुतरादफ है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन की तरफ से ये मौक़िफ़ बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है। ये जो अग्रेसिव मौक़िफ़ है ये क्यों इख्तियार किया गया, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का अगर हमको जवाब तलाश करना है तो फिर हमें इस्लामाबाद के अंदर वो सारी की सारी सूरत हाल जो गुज़िश्ता 48 घंटे के अंदर रूनुमा हुई थी उसका जायज़ा लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात के हवाले से और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से एक ट्रिब्यूनल की तश्कील दी थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब की तजवीज़ के ऊपर जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तश्कील दिया गया था और इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रूबरू इस्लामाबाद के तीनों हलकों में जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार थे उन्होंने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की कामयाबी को चैलेंज किया था, ये कहते हुए कि इन इंतखाबात के अंदर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के अंदर बुनियादी गलतियां मौजूद हैं और उन गलतियों के अंदर जीते हुए उम्मीदवारों को हराकर हारे हुए उम्मीदवारों को जताया गया है और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो पूरे का पूरा किरदार है वो नहायत ही मुजरमाना है और इन इंतखाबात की साख के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये सूरत हाल वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए एक जिसे हम कह सकते हैं कि एक नई ज़िंदगी देने के मुतरादिफ थी, क्योंकि अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब की सरबराही में कायम था वो इस्लामाबाद के इन तीनों हलकों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से उठाए जाने वाले एतराज़ात को दुरुस्त करार दे देती तो पूरे के पूरे इंतखाबात के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ जाता। जैसे ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ इन इंतखाबात के साख के ऊपर सवालात उठाए और मुख्तलिफ तकनीकी खामियों को ज़ेर बहस लाया, जिस पर जनाब तारिक महमूद जहांगीरी साहब की तरफ से भी कुछ ऐसे इक़दाम किए गए, ख़ासतौर पर जुर्माने आयद करना और ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को एक रिट पिटीशन के तौर पर चलाने पर, जिस पर वो जो जीते हुए तीनों के तीनों उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को चैलेंज कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने इस ट्रिब्यूनल को मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया और एक नया इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो तश्कील दिया और उसके लिए एक रिटायर्ड जज की तकर्री की और ट्रिब्यूनल से तमाम का तमाम रिकॉर्ड नए ट्रिब्यूनल को शिफ्ट करने का हुक्म सादर किया। अब इस फैसले को लेकर बहुत ही ज़्यादा तनाव डेवलप हो गया, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो और मामला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हो तो उसके अंदर हलचल मचना और वहाँ पर फड़लो होना बिल्कुल एक जो है ना एक रूटीन की कार्रवाई बन चुकी है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट का ही मंजर पेश करता है। इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो फैसला सादर किया गया उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी उठाए गए और इस फैसले का एक नुक्ता बतौर ख़ास आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में इसको चैलेंज किया गया, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस्लामाबाद के मारूफ रिपोर्टर जनाब साकिब बशीर साहब ने अपने एक्स हैंडल पर इस मामले को ना सिर्फ शेयर किया है बल्कि उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में बड़ा इंकशाफ हुआ है कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल की ट्रांसफ़र दरख्वास्त को मंजूर करने से 3 दिन पहले ही यानी 7 जून को नया ट्रिब्यूनल तश्कील दे चुका था, जिसका नोटिफिकेशन अभी तक सामने नहीं आया। इलेक्शन कमीशन को पहले ही पता था कि यही फैसला करना है। अब जस्टिस जहांगीरी के ट्रिब्यूनल को ख़त्म करके सारा रिकॉर्ड इस नए ट्रिब्यूनल के हवाले करने का फैसला सादर किया है। वैसे वो कौन ट्रिब्यूनल है जिसका नाम भी अभी तक सामने नहीं आया और उसके साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन का उस फैसले का स्क्रीनशॉट भी अपने इस
एक्स हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है अपॉइंटमेंट वाइड नोटिफिकेशन नंबर 23/8/2024 ऑर्डर ऑफ DDI लॉ dated 0/7/6/2024 office is directed to send the original record to the office of election tribunal। यानी वो ये कहते हैं कि इस केस के फैसले से पहले ही एक नया ट्रिब्यूनल ना सिर्फ तश्कील दे दिया गया था बल्कि उसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, लेकिन वो नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आया था, यानी इसको ऑफिशियली जारी नहीं किया गया था। और इसी मामले को लेकर आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर बहस लाया गया, जहां पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली पर बरहमी का इजहार किया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल को तब्दील क्यों किया है और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को ना सिर्फ जवाबदेह होना पड़ेगा बल्कि अगर सॉलिड रीजंस ना पेश किए गए तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जा सकती है। और ये बहुत ही ज़्यादा संगीन अमल था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और मारूफ वकील जनाब शुएब शहीन एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने लीगी MNAs को वक्त दिया, लेकिन उन्होंने ट्रिब्यूनल में कोई जवाब जमा नहीं करवाया, जिसके ऊपर ट्रिब्यूनल ने कार्रवाई की और उस कार्रवाई के नतीजा ये निकला कि अभी तक लीगी उम्मीदवारों की तरफ से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ना मुसद्दका फॉर्म 45 अदालत में पेश किए गए हैं और ना ही फॉर्म 47 अदालत के रूबरू पेश किए गए हैं, जिस पर जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस्तफसार किया कि ट्रिब्यूनल को क्यों तब्दील किया गया है। सरकार मुझे समझाए कि 1 साल पहले ये तरमीम की गई थी कि किसी भी रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल के सरबरा के तौर पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। फिर क्या वजह है कि निगरान सदर यानी कायम मुकाम सदर के कहकर और ख़ास तौर पर उस सदर को कह के जिसका अपना मामला भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ज़ेरे इल्तवा है, वो ऑर्डिनेंस जारी करवाया गया जिसके तहत वो जो तरमीम खुद की थी 1 साल पहले उसको रिवर्स किया गया और रिटायर्ड जजेस के पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल्स की तश्कील की गई। ये सारे का सारा अमल बादियो नज़र के अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक ये एक बाइस्ड एक्टिविटी नज़र आती है और इसकी कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है। उसके बाद उनका ये कहना था कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि रातों रात ऑर्डिनेंस आ गया, सिस्टम को सिस्टम ही रहने दिया जाए तो बेहतर होगा। और उसके बाद इस केस के अंदर बहुत ही ज़्यादा संगीन किस्म के रिमार्क्स सामने आए, जिसमें जनाब आमिर फारूक साहब ये कहते थे कि महज तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी या हत्ता के गलत अहकामात पर भी किसी केस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ट्रांसफ़र कैसे किया जा सकता है। आप कौन से नए नए कानूनी असूल तय करना शुरू हो गए हैं। चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से सवाल, और इस सवाल का जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो कोई जवाब नहीं दे सके। फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे शुएब शहीन साहब, उन्होंने एक नया इंकशाफ करके एक नया कट्टा खोल दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, और उन्होंने कहा कि जनाब मैं बयान हल्फी देने के लिए तैयार हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबरान ने कहा था कि हमें पता है कि जस्टिस आमिर फारूक का फैसला क्या होगा, और किसी भी जज के हवाले से इस तरह की राय कायम करना बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा अमल है जिस पर सवाल उठाया जा सकता है। फिर वही जो रिमार्क्स दिए इस सारी सूरत हाल पर जनाब आमिर फारूक साहब ने, वो ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा सख्त थे बल्कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर बहुत ही ज़्यादा बरहमी का इजहार भी किया, और उन्होंने 2 बजे तक का टाइम दिया इलेक्शन कमीशन को कि वो इस ट्रिब्यूनल की तश्कील के हवाले से अपना जो नोटिफिकेशन है वो अदालत के रूबरू पेश करे, क्योंकि जैसे जैसे इस कार्रवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन से के वकील से इसका नोटिफिकेशन मांगा गया था तो उनका ये कहना था कि जनाब ये नोटिफिकेशन अभी हमारे पास मौजूद ही नहीं है। फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल को आमिर फारूक साहब की तरफ से ये हुक्म दिया गया कि ट्रिब्यूनल के जज का तासुब साबित करना होगा। ये तासुब अगर आप साबित नहीं करेंगे तो फिर ये इसके आपको नताइज भुगतना होंगे। यानी ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गई, और फिर 2 बजे के
کے بعد جب کارروائی کا آغاز ہوتا ہے تو یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے نہ صرف پیش کیا جاتا ہے بلکہ اس کے بعد جو چیف الیکشن کمیشنر کا موقف ہے وہ بھی سامنے آتا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے جو میرے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ یہ بات جو چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے کی گئی ہے کہ انتخابات اور انتخابات سے ریلیٹڈ تمام ایشوز الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈومین ہے، اور بطور ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ الیکشن کمیشن کسی اور کو جواب دہ نہیں ہے اپنے افعال اور اپنی سرگرمیوں کے لیے۔ لہٰذا کیا الیکشن کمیشن کے فیصلوں پر یا الیکشن کمیشن کی طرف سے انتخابی عمل کے حوالے سے اٹھائے جانے والے سوالات یا فیصلوں کو کسی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور کیا عدالتیں انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈومین میں مداخلت کر سکتی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن یہاں پر ایک دوسرا نقطہ بھی یہ آتا ہے کہ انتخابات کا پرامن انعقاد، انتخابات کا شفاف انعقاد اور ایسا انعقاد جو تمام تر اغلاط سے پاک ہو، اور ان انتخابات اور ان انتخابی نتائج کے اوپر تمام لوگوں کا اعتماد ہو، یہ بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ لیکن انتخابی عمل کے اوپر تمام لوگوں کو مطمئن کرنا یہ بہت ہی بڑا ٹاسک ہے جو موجودہ حالات میں ممکن نظر نہیں آ رہا۔ آج کا دن اس حوالے سے اہمیت کا حامل تھا کہ ایک جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، تو دوسری جانب عدت کیس کے معاملے میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو امپورٹنٹ سماعت ہوئی جس کو سپروائز کیا جناب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے، اور دوران عدت نکاح کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین سے 13 جون کو دلائل طلب کیے ہیں۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کیس کے اندر جناب جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو جو ہے اس کو ساتھ ہی اس درخواستوں کو جو کہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی طرف سے الگ الگ دائر کی گئی ہیں ان کو سماعت کے لیے فکس بھی کیا۔ اور اسی سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل جناب سلمان اکرم راجہ نے دلائل پیش کرتے ہوئے کہا کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہ رخ ارجمند نے فیصلہ سنانا تھا جو نہیں سنایا گیا، اور ہماری استدعا ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ سیشن جج کو فیصلہ سنانے کا حکم دے۔ اس کے اوپر جناب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ اس کیس کا فیصلہ کیوں نہیں سنایا جا سکا، جس پر ان کو بتایا گیا کہ بشرا بی بی کے سابق خاوند خاور منیکا نے عدالت کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا، جس پر جناب گل حسن اورنگزیب صاحب نے پوچھا کہ ٹرائل، یہ جو عدت کیس کا ٹرائل تھا یہ کتنے دن چلا، جس پر ان کو بتایا گیا، عدالت کو بتایا گیا کہ 3 دن چلا۔ جسٹس صاحب نے پوچھا کہ یار میں نے آپ سے پوچھا کہ ٹرائل کا ڈیوریشن کتنا تھا، کتنی دیر یہ ٹرائل چلا، تو ان کو بتایا گیا کہ جناب 3 دن ٹرائل چلا اور 12 گھنٹے کی سماعت ہوئی، جس پر جناب گل حسن اورنگزیب نے اگلا سوال ہی نہیں پوچھا، ان کا ہاسا نکل گیا۔ اب اس سچویشن کے اندر اس کیس کی سماعت کو بھی 13 جون کو تک ملتوی کیا گیا ہے، جبکہ آج ہی سیشن جج افضل مجوکا صاحب کی عدالت میں بھی عدت کیس کی سماعت تھی، اور اس کی سماعت کو 1 ہفتے کے لیے مؤخر کیا گیا ہے کیونکہ خاور منیکا آج عدالت کے روبرو سخت سیکیورٹی کے اندر پیش کیے ہوئے، اور انہوں نے عدالت کے روبرو اس بات کا انکشاف کیا کہ ان کے جو وکیل تھے رضوان عباسی صاحب، انہوں نے اس کیس کی پیروی کرنے سے معذرت کر لی ہے، اور اب مجھے نیا وکیل تلاش کرنا ہے، اس کے لیے مجھے 1 ہفتے کا ٹائم دیا جائے، تو جس پر عدالت نے ان کو وکیل مقرر کرنے کے لیے 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے۔ اب یہ اصل میں ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا کی بنیادی وجہ اس وقت یہ ہے کہ ان کو عدت کیس کے اندر سزا ہوئی ہے، اور اگر اس عدت کیس میں جو سزا ہے وہ معطل بھی ہو جائے تب بھی عمران خان صاحب کی رہائی کے امکانات پیدا ہو جائیں گے اگر ان کو کسی اور مقدمے میں ان کی گرفتاری نہ ڈالی گئی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو آخری مقدمہ جس میں عمران خان صاحب سزا یافتہ ہیں، اس مقدمے کو یا تو ختم کرایا جائے یا اس کی سزا کو معطل کرایا جائے، تاکہ عمران خان کے باہر نکل کر جو ادھم مچانے کی جو کیپیسٹی ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر یوٹیلائز کرے، اور خاص طور پر اس موقع پر جب پاکستان کے ٹریک پر آنے کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ جو دونوں چیزیں چل رہی ہیں، یہ دونوں مقدمات بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور
اصل سوال میرے نزدیک یہ نہیں ہے جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کو غور کرنا چاہیے کہ عمران خان کا باہر آنا ضروری ہے یا عدت کیس کا فیصلہ ضروری ہے۔ میرے نزدیک اہم فیصلہ یہ ہے کہ کیا ریاست کا اور ریاست پاکستان کا بطور ریاست، بطور مملکت خداداد آگے بڑھنے کا امکانات جو پیدا ہوئے ہیں ان کو زندہ رکھنا زیادہ ضروری ہے، یا پاکستان کو بازیچہ اطفال بنا کر، پاکستان کو ایک کڑمس کا مقام بنا کر اس کو ایک نان وائبل کنٹری ڈکلیئر کرنا زیادہ ضروری ہے؟ یہ سوال اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سمجھے تو۔ اپنے رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔